स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके करंट अफेयर की तैयारी को इजी बनाने के लिए और जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएं, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए मैं हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो लेता ही रहता हूं, साथ में PIB का वीकली एनालिसिस भी लेकर आता हूं आपके लिए। तो आज इस सेशन में हम करेंगे अगस्त महीने के फर्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात दोस्तों, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोबारा बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट पे या कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप मान के चलिए कहीं पर भी जाएंगे, तो वहां पर अगर आप फाउंडेशन बैच परचेस करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख 70,000 रुपए, 1,70,000 के आसपास में उसकी कॉस्ट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज के अलग से 20 से 30,000 रुपए और देने होते हैं। ऑप्शनल के लिए भी अलग से देना पड़ता है, और क्रैश कोर्स अगर करने जाओगे तो अलग से देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मान लो 3 लाख के आसपास पड़ता है सब कुछ। और आपको GS यहां पर, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे आपको प्रीलिम्स के पहले क्रैश कोर्स हो, CSAT हो, टेस्ट सीरीज हो प्रीलिम्स की, मेंस के लिए गाइडलाइंस हो, गाइडेंस हो, मेंटरशिप हो, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी मात्र 17,499 रुपए में। आजादी के अमृत महोत्सव में ये ऑफर आपके लिए चल रहा है। वैसे इसकी कॉस्ट आप सभी जानते हैं 18,999 रुपए थी, लेकिन ये कॉस्ट आपको यहां पर अभी कितना मिल रहा है, 17,499 रुपए में। ये जो बैच 4 है उसकी कॉस्ट है, इसकी रोज सुबह। और एक और चीज, आप अगर मॉर्निंग वाले बैच में एनरोल कर लेते हैं तो इसमें सबसे खास बात एक और रहेगी। सुबह 8 बजे उठे आप, मतलब 6 बजे उठ गए, 7 बजे से हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लिया, 8 बजे अपनी क्लास लेने बैठ गए, 8 से 10:30 बजे तक आपने क्लास लिया। आप खुद सोचिए, आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट, एक टॉपिक कंप्लीट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा फोकस रिविजन पे कर सकते हैं, आंसर राइटिंग पर कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? 22 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया, इससे कम पे प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव, ये कोड आपको यूज करना है। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि GS के लिए ही, ऑप्शनल के लिए भी ऑफर है, क्योंकि 12 से 15 तारीख तक ही ऑफर रहने वाला है। 2 दिन आपके पास में और ऑफर ये रहेगा। आप सभी जानते हैं ऑप्शनल 500 नंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके मेंस के अंदर में, और मैक्सिमम बच्चे ऑप्शनल को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, ऑप्शनल को पढ़ के ज्यादा जाते नहीं है। तो 2 ऑप्शनल की क्लासेस चल रही है, एक PSIR मतलब शुरू होने वाली है, एक ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, और इसकी क्लासेस आपकी 18 अगस्त से शुरू होंगी। रोज दोपहर में 1 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अंदर भी प्राइस को क्या किया गया, कम किया गया। अभी क्या है वैसे 12,499 में, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आपको ये कितने मिल जाएगा, 11,999 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसको ज्वाइन करिए। बस कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड आपको यूज करना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है। चलिए फटाफट से पहली न्यूज को अगर देखें तो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट, ASA, ये क्या होता है? इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मान के चलिए इंडिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया और UK के बीच में क्या होनी चाहिए, फ्लाइट अगर आनी जानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंट्रीज के बीच में ये एयर सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो भारत के जिन जिन कंट्रीज के साथ में ये ASA यानी कि बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट है, वहां पर भारत से फ्लाइट जा सकती है और वहां से फ्लाइट भारत के अंदर में आ सकती है। बस ये आपको पढ़ के रखना है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट
अभी क्या हुआ, दो कंट्रीज के बीच, ये न्यूज में था, पीआईबी में था। एक बार मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, कि कोई और दूसरा कलर रख ले जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे यही ठीक है, यही वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एयर ट्रांसपोर्ट के लिए दो कैटेगरीज के बीच में जहां पर वो साइन कर लेती हैं, दो कंट्रीज, उनके बीच में होता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, इंडिया के पास में अभी कितनी कंट्रीज के साथ में, 116 फॉरेन कंट्रीज के साथ में हमने क्या कर रखा है, इसको साइन कर रखा है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी डेजिग्नेटेड फॉरेन एयरलाइंस कैन ऑपरेट टू एंड फ्रॉम अ पॉइंट इन इंडिया इफ इट इज डेजिग्नेटेड एज ए पॉइंट ऑफ कॉल इन द बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर। अभी एयरलाइंस काफी सारी न्यूज में चल रही हैं, तो इसलिए है। अगला जो है तिरंगा उत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, ये भी एक कैंपेन चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं। डीपीज अपनी चेंज करना, ये भी एक कैंपेन चल रहा है। तो एक तिरंगा उत्सव, ये भी एक कैंपेन चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है क्या, तिरंगा उत्सव। किस चीज के लिए, कि पिंगाली वेंकैया जी, जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा हम नेशनल फ्लैग अभी देखते हैं, उसको जिन्होंने बनाया वो किन्होंने बनाया था, पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था। प्लीज याद रखिएगा, उनका नाम याद रखिएगा। उनकी 146 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उस ओकेजन पे क्या किया गया, तिरंगा उत्सव के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया, मनाया, ऑर्गेनाइज किया। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो नेशनल फ्लैग को किसने बनाया था, आपके पिंगाली वेंकैया जी, उन्हीं के ही के बेसिस पर है। उसके बाद में काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए, बट जो मेजर कहा जाता है पिंगाली वेंकैया जी को। तो पिंगाली वेंकैया जी के बारे में पढ़ लीजिए अगर, तो ये फ्रीडम फाइटर थे और चीफ पर्सन बिहाइंड थे किसके, डिजाइन ऑफ द ट्राई कलर। ठीक है, कहां पर इनका जन्म हुआ था, मछलीपट्टनम, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 2 अगस्त को थी। तो इस रूप में उस दिन क्या मनाया गया, झंडा, मतलब तिरंगा उत्सव के रूप में मनाया गया। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला आर्टिकल है वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब इंपॉर्टेंस आप समझिए इस चीज से रिलेटेड। आप ये समझने की कोशिश करिए कि भारत के अंदर में, मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ाया भी आपको, कि भारत के अंदर में माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, माइग्रेशन। एक शहर से आप दूसरे शहर में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब जब आप एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करते हैं, तो आपका जो राशन कार्ड है वो क्या होता है, जहां से आप सोर्स, मतलब जहां पर आप नॉर्मली रह रहे होते हैं वहां के नाम से आपका बना होता है, उस स्टेट के नाम से। लेकिन आप मान के चलिए दूसरे स्टेट में कहीं पर जाते हैं, तो समस्या क्या होती है कि आपको वहां पर राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो राशन कार्ड है वो दूसरे स्टेट का है। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि क्यों ना वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया जाए। यानी कि मान के चलिए कोई यूपी में रहते थे पहले, यूपी में जिनका जन्म हुआ, वहां का उनका राशन कार्ड है, और अगर मान के चलिए वो दिल्ली में काम से क्या आ जाए, दिल्ली में आ जाए, शिफ्ट हो जाए, और यहां पर भी, क्योंकि देखिए राशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या, गरीबों को राशन प्रोवाइड करना, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टिव एक्शन है। और वहां पर अगर मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ किसी की लोकेशन अगर चेंज हो गई, और उस कारण से अगर उनको वो सुविधाएं नहीं मिले, वो उनको चीजें नहीं मिले जिसके वो हकदार हैं, तो क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस चीज को इंश्योर करने, और कोविड के समय पर हमने देखा ही कि माइग्रेशन, और माइग्रेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट कर रही है माइग्रेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। तो इस चीज के लिए कहा गया कि क्यों ना वो वहां से अगर दिल्ली आ जाए, तो भी वहां पर क्या है, उनको जो भी राशन कार्ड है उसके बेसिस पर भी क्या है, उनको वहां पर राशन मिल सके। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा है। मान के चलिए इस परिवार के अंदर 5 सदस्य थे, और 3 सदस्य ही दिल्ली आए हैं, और 3 सदस्य को यहां पर राशन मिल गया उनका हिस्से का, और जो 2 सदस्य रह गए हैं यूपी में, उनको भी उनके हिसाब से वहां पर राशन मिल जाए। इससे क्या होगा, इंटरऑपरेबिलिटी ये इंक्रीज होगी। माइग्रेंट्स फ्रीली एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज याद रखिए, भारत की जो इकोनॉमी है वो कितना ज्यादा ग्रो करेगी वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है माइग्रेंट। किसी शहर के अंदर में जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, इंडस्ट्रीज में काम होते हैं, उसके अंदर में माइग्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को क्या किया गया, शुरू किया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। तो अभी देखा जाए 77 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की गई है किसके अंदर में, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर में। ये
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको किसके द्वारा, राशन कार्ड जो है आपके, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर में कहा गया क्या कि फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या, जो कई सारे पीडीएस शॉप होती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में, पीडीएस शॉप होती है जहां पर क्या किया जाता है, बहुत मिनिमम रेट पर और कई जगह पे फ्री में क्या किया जाता है, राशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इस स्कीम को प्लीज याद रखिएगा, कहां पर, जो आपको ऑलरेडी बताया, फेयर प्राइस शॉप पर ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इससे फायदा क्या होगा। पहली बात तो जो माइग्रेशन करके एक शहर से दूसरे शहर में गए हैं, उनके राइट्स जो है उनके पास में, वो चीजें उनको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उनको चीजें नहीं मिलेंगी। तो इससे एक और फायदा होगा, न्यूट्रिशन। जो देखा गया, एक और बहुत बड़ी समस्या देखिएगी कि जो माइग्रेंट होते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में जब माइग्रेट करके जाते हैं तो उनके बच्चों में और उन महिलाओं में भी और उन लोगों में भी क्या है, न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो जाती है। तो इस चीज की भी प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। दूसरा, जो उनका राइट है वो भी उनको मिलेगा। ठीक है, ये भी दूसरी चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरी चीज, जो फूड सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं कि किसी की भी भूख के कारण में डेथ नहीं होनी चाहिए, भूख के कारण में कोई परेशान नहीं होना चाहिए, उस चीज को भी हम इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है ई गवर्नेंस। सिंपल और सरल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो ई गवर्नेंस का मतलब होगा क्या। तो ई गवर्नेंस का मतलब यह है कि गवर्नेंस को इंटरनेट के माध्यम से चीजों को पहुंचाना। तो गवर्नेंस का मतलब क्या कि सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है, लोगों की सुविधाओं के लिए काम करती है, सिटीजन के लिए, पब्लिक के लिए। तो वो जो सुविधाएं हैं, वो सर्विसेज हैं, वो सभी की सभी कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके, इस चीज को इंश्योर करना। तो ये ई गवर्नेंस के अंदर में आता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनको समराइज किया गया इस आर्टिकल के अंदर में, उनको भी देख लेंगे आप। तो गवर्नेंस के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, मान के चलिए आप कहते हैं ना शासन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शासन के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गवर्नेंस के। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब अगर कोई चीज ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिकली है, तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियस सी बातें रहेगी। आपने किसी चीज की अप्लाई किया, वो चीज ऑटोमेटिकली क्या है, डाटा में जा चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कि मान के चलिए अगर वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें क्या है, इसलिए ई गवर्नेंस को काफी समय से क्या है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है इसके कारण में। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, तो उसके अंदर में याद रखिएगा। तो ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल इंडिया, जहां पर हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है हमें हमारे इंडिया को। इंडिया को क्या करना है, एम्पावर करना है डिजिटली। डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी के द्वारा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंदर में हम भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंक्लूजन करना चाहते हैं, सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर में देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो सारे के सारे, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, अगर हर गांव के अंदर में या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या किया जाएगा, यहां पर आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं रूरल एरियाज में क्या किया जाएंगे, प्रोवाइड की जाएंगे इन कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। जैसे एक और देखिए, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती हैं, समझिए गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती हैं, कई सारे ऐप होते हैं। अब उनको अलग अलग जाके ढूंढने की बजाय आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वो क्या है, उमंग। क्या है, उमंग। एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहां से आप गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं सिटीजन को मिल रही हैं, सारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। दूसरा आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जैसे आपके जितने भी सर्विसेज हैं, बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजें हो गई, आपके पेंशन हो गई, इलेक्टोरल, कंज्यूमर कोड, सारी रेवेन्यू कोड, सब कुछ क्या है इनके अंदर में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको अब अगर मान के चलिए आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ा, तो आपका पैसा भी बच रहा है और रिसोर्सेज बच रहे हैं। और जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपका ह्यूमन वहां पे, मतलब समझिए कि जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ह्यूमन का, वहां पर करप्शन के बहुत चांसेस रहते हैं कि पैसा मांगेंगे। लेकिन जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है तो वहां चीज कैसे हो गई, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के अंदर में क्या है कि कैसे आप पब्लिक के पास में सारी की सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स उनके ऑनलाइन अवेलेबल रहे, पेपर की जरूरत ही ना हो। ये भी चीज एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप दूसरा देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप सभी इस चीज को तो जानते हैं, यूपीआई की पेमेंट होगी ऑनलाइन। कोविन ऐप भी, ये भी ट्रैक करना किसको वैक्सीन लगी है, किसको वैक्सीन नहीं लगी, ये सारी चीजें किसके थ्रू, ये भी ऑनलाइन के थ्रू हो रही है, सारी चीजें हैं, ये सब कुछ इनिशिएटिव है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, दीक्षा पोर्टल हो गया। ये क्या है, दीक्षा पोर्टल प्लीज याद रखिएगा, ये नेशनल लेवल का एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है स्टूडेंट एंड टीचर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इसके अंदर। तो प्लीज याद रखिए, सारे के सारे किसके हिस्से हैं,
बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। किस चीज के? ये एग्जांपल्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं। किसके हैं? ई गवर्नेंस के सारे क्या हैं? एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर किसानों के लिए देखा जाए तो कैसे है? ई नैम। ई नैम का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की मार्केट पहुंचा रहे हैं। यानी कि मान के चलिए कि कोई फार्मर अपने किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर दे और यहां पर वो क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या होगा? बिडिंग करेगा कि भाई इतना प्राइस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहां पर आप बेच सकते हैं। आप देखिए एम किसान, ये क्या है? एम किसान एक पोर्टल है जहां पर आप एडवाइजरी सेंड करते हैं क्रॉप से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, एसएमएस के थ्रू। ये भी बहुत अच्छी एक क्या है? देखिए इन चीजों को नोट करते रहिए। ठीक है, ओपन स्टॉप विंडो फार्मर्स पोर्टल, वन स्टॉप विंडो फार्मर पोर्टल, ये किससे रिलेटेड है? कि आपके जहां पर इंफॉर्मेशन देना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांट डिसीजेज, मंडी डिटेल, पेस्ट से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ई गवर्नेंस से होगा क्या? ई गवर्नेंस से एक्चुअली में ये होता है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट जब होता है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? परेशानी क्या होती है? करप्शन के बहुत बड़े चांसेस है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं मिल रही हैं सिटीजन्स को, पब्लिक को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो टाइम फ्रेम में मिले। अब जब ऑनलाइन रहती हैं तो क्या रहता है? ये आप वहां पर ट्रैक कर सकते हैं कि भाई मैंने यहां पर एप्लीकेशन डाली थी, वो चीज किस स्तर तक पहुंची है, कहां पर उसको पास किया गया है, कहां पर उसको पास नहीं किया गया, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो से एपीआई से तो सारी चीजें आपको पता है, सब कुछ अवेलेबल है, ई गवर्नेंस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूरा की पूरी ये इमेज देखिए आप। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ई गवर्नेंस का हिस्सा, गवर्नेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप इसको इन शॉर्ट समझिए। भारत के अंदर में भारत को क्या किया जा रहा है? ये कोशिश की जा रही है कि एक्सपोर्ट हब बनाना है हमें। क्या बनाना है? एक्सपोर्ट हब बनाना है। अब एक्सपोर्ट हब बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना चाहिए किसी भी चीज का, जहां पर क्या हो कि इंडिया के अंदर में जो हमारी डोमेस्टिक जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और इतना सरप्लस में हो कि हम उसको क्या कर सके? बाहर भी क्या कर सके? एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इकोनॉमी के अंदर में एक थ्योरी कही जाती है जिसको हम स्पेशलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। उसके अंदर में कहा जाता है कि हर किसी को हर चीज के प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह पर सारी चीजें ही प्रोडक्शन की जा रही है, तो उससे क्या होता है? स्केलेबिलिटी नहीं आती, उतना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया गया। जैसे वर्ल्ड के अंदर में, ट्रेड के अंदर में कहा जाता है भाई आपके यहाँ चावल अच्छा उगता है, आप चावल फुल उगाइए। हमारे यहाँ पे गेहूं उगता है फुल, हम गेहूं उगाएंगे और आपस में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। एक ट्रेड भी हो जाएगा, फायदा भी हो जाएगा और क्या होगा? हमारी स्केलेबिलिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि कैसे एक एक डिस्ट्रिक्ट पर एक एक प्रोडक्ट की पहचान बनाई जाए और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो वहां से कि वहां से हम उन चीजों को क्या करें? एक्सपोर्ट कर सकें। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, विलेज को हम क्या करना चाहते थे? एक्सपोर्टिंग यूनिट हब बनाना चाहते थे। तो उसके लिए क्या है? प्रोग्राम है, प्लीज याद रखिएगा। तो ये क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है ये अचीव करना चाहते हैं, जिसके अंदर आत्मनिर्भर भारत। अब समझिए इस चीज को, आत्मनिर्भर भारत अभी मैंने आपको बताया कि अपनी भी नीड को हम पूरा कर सके और साथ में हम उसको क्या कर सके? एक्सपोर्ट भी कर सके। डिस्ट्रिक्ट को हमें क्या करना है? एज ए एक्सपोर्ट हब स्टैब्लिश करना है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इनिशिएटिव के अंदर में क्या किया जाता है? इस डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब के अंदर में। ठीक है, वहां पर अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर किसी भी चीज को, वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या पोटेंशियल है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे क्या होता है जब आप इतने माइन्यूट लेवल पर काम करना शुरू करते हैं, इतने डिटेल लेवल पर आप चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि रिफाइंड प्रोडक्ट एक तो अवेलेबल रहेगा, प्लस में उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में डेवलपमेंट के बहुत सारे क्या रहते हैं? अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इन्वेस्टमेंट आने के बहुत सारे क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्ट अगर देखा जाए, नागालैंड का ही देखा जाए तो जैसे नागा किंग चिली, ये कहां पर? पेरेन के अंदर में है। ठीक है, अब देखिए सारी की सारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोशिश की जा रही है, जिससे क्या हो? आप क्या कर सके? लोकल जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या करें? स्केल अप कर सके मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यूपी के अंदर में भी शुरू किया गया था, आपको ध्यान होगा, यूपी के अंदर में शुरू किया गया, एक जनपद एक उत्पाद। तो प्लीज याद रखिए, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई, जिसके तहत में क्या किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट से जो जो प्रोडक्शन हो रहा है, अब देखिए सिर्फ यही तो नहीं होना चाहिए ना कि प्रोडक्शन हो जाए, अब उस प्रोडक्शन जो हुआ है उसको एक्सपोर्ट भी करना है, उसके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, अब वहां पर भी इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। तो सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव को, आत्मनिर्भर भारत जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करना चाहते हैं इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के थ्रू। ठीक है, चलें नेक्स्ट आर्टिकल है अपडेटेड
नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ा है हमने। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में होते क्या है, मैं आपको ऑलरेडी इसको बता चुका हूं कि जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए कि विश्व के अंदर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसको बताया जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण में क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई सारी कंट्रीज के अंदर में ऑब्लिगेशन है, काफी सारी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो अपने एमिशन को क्या करें, कम करें। ठीक है, अब समझिए यहां पर कई सारी कंट्रीज ने यह भी ऑब्जेक्टिव लिया, किसके तहत में? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। यानी कि हर कंट्री ने वॉलंटरी लेवल पर अपनी इच्छा से कुछ टारगेट लिए कि भाई इन फला चीजों के अंदर में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। यहां पर हम अपने एमिशन को कम कर देंगे, यहां पर हम अपने एनर्जी सेक्टर को कम कर लेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, इनिशिएटिव लिए गए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए। जैसे सबसे पहला इनिशिएटिव क्या था कि हम पहले क्या था हमारा टारगेट, 175 गीगावाट जो एनर्जी है हम किसके थ्रू करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। इसी के अंदर में सोलर आ गया, विंड आ गया, टाइडल आ गया, बायोमास आ गया, सारी चीज होगी। प्लस हमने कहा जल्दी से जल्दी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज करने से क्या होगा दोस्तों, आपके ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा। तीसरी चीज आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो अभी किससे होता है, कोयले से होता है ज्यादातर। तो कैसे हम कोयले की जगह पर दूसरी एनर्जी की तरफ जाएं। अभी आपको पता होगा हाइड्रोजन मिशन जिसकी हम बात करते हैं, वो भी इसी के इनिशिएटिव के अंदर में। यानी कि हम धीरे धीरे कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भारत के अंदर में एमिशन को कम किया जाए। ठीक है, तो उसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। अभी हमने क्या किया, उसको अपडेट किया है। क्या क्या हमने उसको अपडेट किया है, क्योंकि ग्लासगो जो समिट था, जो यूके के अंदर में था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में था, वहां पर हमारे मोदी जी ने क्या क्या 5 बताए थे, जिसके अंदर पंचामृत जिसको बोला जाता है। ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं कि इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये टारगेट लिया कि नेट जीरो एमिशन की तरफ हम जाएंगे, कब? 2070 तक नेट जीरो एमिशन की तरफ चले जाएंगे। हम जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी यूज करना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल यूज होता है उसको हम कर देंगे। हम धीरे धीरे जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कर देंगे। ये सारे टारगेट लिए गए। तो एनडीसी किसके अंडर में है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लियर है। और रिसेंटली हमने क्या किया, इसको अपडेट किया है। वैसे हमने टारगेट ग्लासगो में तो 5 अनाउंस करे थे, लेकिन अप्रूवल हमने सिर्फ और सिर्फ कितनों को दिया है, 2 को ही दिया है। ऑलरेडी हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं कि पेरिस रूल बुक के अंदर में अडॉप्ट किया गया, फिर ये किया गया, फिर कम्युनिकेट किया, न्यू अपडेटेड, फिर अपडेटेड किया गया, फिर ऐसे सारी की सारी चीजें, नेट जीरो एमिशन 2070 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, क्लियर है। और आप ये भी जानते होंगे सभी के सभी, इंडिया ने अभी एक और कमिटमेंट ये करी है कि इंडिया ये कह रहा है कि हमारा जो एमिशन है उसको हम कम करेंगे। एमिशन को कम करने का मतलब क्या है कि जो हमारी जीडीपी है, ये देखिए, ये कहा जाता है कि किसी भी कंट्री में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी वहां पर क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एमिशन होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कहीं पर आप रोड बना रहे हैं। अब रोड बनाते समय पर क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, स्टील इंडस्ट्री चाहिए होती है। अब स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में क्या होती है, वहां पर समस्या होती है कि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। कहीं पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो कह रहा हूँ नॉर्मल व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एमिशन हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कई बार कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को देखा जाए, भारत को देखा जाए, ये डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा एमिशन करने वाले भारत और चाइना को कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है, तो इसलिए हमने टारगेट लिया कि जो हमारा एमिशन है उसको हम 45% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अगर जीडीपी का देखा जाए 2030 तक। ठीक है, 2005 के लेवल के रिस्पेक्ट में देखा जाए। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के रिसोर्सेज को अपनाएंगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बोला। इवन मोदी जी का ये प्लीज याद रखना, इसको पॉइंट को नोट कर लेना, इन्होंने लाइफ, प्लीज याद रखिएगा, लाइफ वर्ड एक इस्तेमाल किया था। लाइफ का मतलब क्या, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस विजन के साथ में शुरू किया कि हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हम जो रह रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, वो कैसी चीजें यूज कर रहे हैं, क्या वो एनवायरमेंट के ऊपर में कहीं बुरा असर तो नहीं डाल रहे, कहीं वो एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीजें भी हमें इंश्योर करना चाहिए। यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्लेनेट को क्या करे, हार्म ना करे। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो अपडेटेड एनडीसी है वो रिअफर्म करते हैं कि इंडिया की जो कमिटमेंट है, और इंडिया का एक और चीज याद रखिएगा, इंडिया एक, भारत के बारे में हमेशा कहा जाता है, इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया कि वर्ल्ड को अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह दिखा सकता है तो वो कौन दिखा सकता है, भारत दिखा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर में ये चीज हमेशा से रही है
और हमेशा से मतलब हमारे एंशिएंट फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा से दर्शाते रहे हैं कि कैसे इंसान और एनवायरनमेंट ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक साथ पल पल आगे बढ़ सकते हैं। और भारत हमेशा ये कहता है कि आपको ग्रीड को कभी आप फुलफिल नहीं कर सकते, नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत इसमें एक बहुत बड़े इनिशिएटिव्स ले रहा है। जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया कि कैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलप रीजनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। अब एक और चीज समझिए, अभी तक मैंने जो अगला पिछला आर्टिकल आपको पढ़ाया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक्सपोर्ट हब, ऐसे ही हर रीजन के अंदर में दोस्तों कैसे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं उनको कैसे और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। अगर उनको आप इंक्रीज करोगे तो वहां पर क्या होगा, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब आप सब्सिडी दे दें और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बीज की क्वालिटी क्या है, फर्टिलाइजर कैसा यूज हो रहा है, कितनी लैंड है, लैंड पूलिंग कर सकते हैं क्या ऑप्शन, बहुत चीजें मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद में उसको इनकम कैसे मिलेगी, उनको मार्केट कैसे मिलेगी, ये सब चीजें भी दर्शाती हैं कि कैसे रीजनल लेवल पर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं जहां जहां पर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सेटअप होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करना कि भैया प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, सिर्फ इससे ही फार्मर की इनकम इंक्रीज नहीं होगी। उससे पहले यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको स्टोर कहां करोगे, तभी तो उस रीजन के अंदर में एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं वो क्या होंगे, स्टोर किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे, और तभी वो क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर में जा सकते हैं। तो इसके लिए काफी समय से मांग चल रही है कि कैसे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर में बूम लाया जाए। इवन आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्या किया, ओपन किया। गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जहां पर आप प्राइवेट एंटिटीज के साथ में पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर में भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है। इवन आपको पता ये भी होगा कि कई सारे मेगा फूड पार्क लगाए जाते हैं। मेगा फूड पार्क का मतलब ये होता है कि खाना वहां पर बनाया जाएगा, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, उसको स्टोरेज किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको सर्टिफाई किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग, उसको लेकर जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो उसके लिए काफी समय से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और जैसे उसके लिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर में आप ये चाहते हैं कि कृषि, अब देखिए आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए, रीजन के अंदर में आपको क्या करना है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको क्या करना, उनके एक्सपेंड करना उनको। तो एक एरिया ये हो गया जहां पर आप क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एरिया ये हो गया जहां पर उनका प्रोडक्शन हो गया, अब वो आपके पास में आ चुके हैं, तो कैसे उनके जो प्रोडक्ट आपके पास में आया है उसको कैसे आप स्टोर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, जहां पर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, जहां पर वो क्या करें, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो आप कैसे कैसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्कीम शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब ये समझिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग सेटअप से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसका सेटअप अगर किया जाए। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर से रिलेटेड, जहां पर आप मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पर आपको क्या नाम है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जैसे फार्म से लेकर कंज्यूमर तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, सारी चीजें हैं, सब कुछ इसके अंदर में है। इससे क्या होगा, फार्मर अपने उस चीज को स्टोर भी कर सकता है, उसको कॉस्ट भी मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का भी होगा, तो मार्केट के अंदर में भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सब कुछ है इसके अंदर में। ठीक है, क्लियर है। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन, अब एक और चीज समझिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी हमने क्या किया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई करने की कोशिश करी। इवन एक और है पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसकी भी हमने शुरू करी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी हमने शुरू किया, जिसके अंदर में हम क्या, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, वहां पर उसको एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक ही प्रोडक्ट, अब हो सकता है कहीं पर चावल बहुत अच्छा उगता हो, तो चावल की खेती कैसे बढ़े, पहला तो पॉइंट ये हो गया। साथ में ये भी इंश्योर करना कि वो खेती होने के बाद में मार्केट तक कैसे जाएगा,
उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, उसकी साफ सफाई कैसे होगी, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उस पर हॉलमार्क कैसे लगे, ये सारी चीजें भी इंश्योर करना ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, ये भी सब चीजें। ठीक है, तो क्लियर है, ये प्लीज याद रखिए। काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके तहत में प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैसे रीजन के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मार्केट में कैसे जाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलें नेक्स्ट आर्टिकल है मेडिकल डिवाइसेस पार्क। अब ये भी समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप एक समझिए कि फार्मास्यूटिकल जो चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट जैसे दवाइयां होंगी, डिवाइसेस होगी, ये सब जब बनाई जाती हैं तो अगर आप मान के चले छोटे छोटे एंटिटीज में अगर आप बनाते हैं तो उतने लार्ज स्केल में आप नहीं बना पाते, और जब आप लार्ज स्केल में नहीं बना पाते तो ज्यादातर आपको क्या करना पड़ता है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस चीज से रखने के लिए क्या क्या है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाएगा मेडिकल डिवाइसेस पार्क, जहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बनाया जाएगा जहां पर जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर में अप्रूवल मिल गया है मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का। ठीक है, 400 करोड़ का आउटले दिया गया, मैक्सिमम असिस्टेंस 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, वन मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 2025 तक चलेगा। स्टेट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। यहां पर क्या इंश्योर किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा क्योंकि जो भारत की जो डिपेंडेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में, चाहे वो डिवाइसेस के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो दवाइयों के रेस्पेक्ट में हो, उसको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए, उसके अंदर में कैसे हम सेल्फ रिलायंट हो, कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है। इवन आपको पता होगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को भी क्या किया है, इससे कनेक्ट किया है कि ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग है, इंटरमीडिएट जो मैन्युफैक्चरिंग है, उन सबको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए काफी समय ड्रग पार्क हमेशा इन 3 स्टेट के अंदर में जो अलाउ किया है, जहां पर क्या किया जाए, बल्क में हम ड्रग पार्क बनाएंगे, बल्क के अंदर में डिवाइसेस बनाएंगे, बल्क के अंदर में हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, आपके ड्रग्स को भी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंदर में हम कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए, एमएसएमई सेक्टर कैसे प्रोवाइड किया जाए, सारी चीजें इसके अंदर में अवेलेबल हैं कि कैसे जो डोमेस्टिक लेवल पर हम जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें। क्योंकि देखिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मेडिकल डिवाइसेस, तो छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे थर्मामीटर हो गया, आपके ख्याल में शुगर टेस्ट करने वाली मशीन होगी, ये सारी चीजें क्या है, मेडिकल डिवाइसेस होगी। अब मैं एग्जांपल एक और आगे ले लीजिए, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, ये सब चीजें होगी आपके जो अगर आ जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, पीपीई किट्स होगी। ये पीपीई किट्स भारत में बनती भी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, हमने जैसे कोविड आया हमने कहा कि भाई भारत के अंदर नहीं बनाएंगे, वो हम करोड़ों में नंबर्स में एक दिन के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ये हमें रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम भारत के अंदर में ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी क्या करें, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, चले, ठीक है, तो मेजर्स और क्या क्या लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एफडीआई को अलाउ कर दिया गया इसके अंदर में, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के अंदर में। ठीक है, एफडीआई आएगा तो यानी कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। आप देखिए, समझिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलिए गवर्नमेंट ही सारा पैसा यहां पर लगा देगी तो गवर्नमेंट और जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं लोगों की हेल्थ के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में, रोड बनाने में, क्या में इन सब चीजों सब्सिडी देने में, स्कीम्स करने में, वहां पर कैसे लगाई। इसलिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म यही होता है कि कैसे एफडीआई आए या फिर पीपीपी मॉडल में चीजों को कैसे डेवलप किया जाए, बनाया जाए। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन रेलवेज। रेलवेज क्या है, इसके बस खाली इस स्कीम का नाम याद रखिएगा बस, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे का इस्तेमाल जैसे हमने पिछले पीआईबी में पढ़ा था, ड्रग्स को ट्रैफिक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता था, ऐसी बच्चों की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को भी किया जाता था, महिलाओं की ट्रैफिकिंग को भी रेलवे के द्वारा किया जाता था। तो ये इनिशिएटिव लिया गया रेलवे के द्वारा, जिसके अंदर में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये प्लीज याद रखिएगा, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया, जिसको आरपीएफ के नाम से जानते हैं, जहां पर हम चिल्ड्रंस को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। प्लीज याद रखिएगा, 750 के आसपास में एंटी ट्रैफिकिंग जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है यूनिट्स बनाई गई, जिन्होंने काम किया, बचपन बचाओ जो आंदोलन है उनके साथ में काम किया। अच्छा, इनको याद रखिए, कैलाश सत्यार्थी जी, आप सभी को पता ही होगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना, नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है, आरपीएफ से रिलेटेड है, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देंगे किससे रिलेटेड, एजुकेशन से कह देंगे, किसी चीज से रिलेटेड आपको कह देंगे, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये नन्हे फरिश्ते, आरपीएफ, और किससे रिलेटेड है आपके वो इंश्योर करने के लिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए। ठीक है, क्लियर है, चलें
ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्पेसिफिक टॉपिक है, आर्टिकल 23, 24 बच्चों से रिलेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और फिर उसके फोर्स लेबर को रोकने के लिए। तो उसके लिए इंश्योर करने के लिए क्या है, आरपीएफ के नन्हे फरिश्ते ये टीम चली। बढ़े चलो मूवमेंट ये क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर में ये, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, बढ़े चलो जो कैंपेन है इसके तहत में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में हम जो यूथ है उसको आजादी के अमृत महोत्सव में क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े चलो ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर मिनिस्ट्री को याद रखिएगा सबसे पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बढ़े चलो मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे यूथ सेंट्रिक एक्टिवेशन को इंक्रीज किया जाए आपके आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर में। ठीक है, जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में आपको बता रहा हूं कई सारे इनिशिएटिव, हर घर तिरंगा, अभी तिरंगा उत्सव देखा, हर किसी को अपनी डीपी लगाने की क्या रिक्वेस्ट करी मोदी जी ने भी, फिर होम मिनिस्टर जी ने भी। तो ये याद रखिएगा, बढ़े चलो किससे कैंपेन से रिलेटेड है, आपके आजादी के अमृत महोत्सव में इन सब चीजें यूथ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हर घर तिरंगा के अंदर में कहा गया कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर कोई अपने घर में क्या करे, तिरंगा फहराए। ठीक है, वहां पर लहराए हमारा। तो ये चीजें किस लिए होती हैं, यूथ एंथम की बात की गई 75 सिटीज के अंदर में, ये सब किस लिए, आखिर इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यूथ के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं या लोगों के पार्टिसिपेशन की बात करें, आखिर ऐसा क्यों है। उसके पीछे ये समझिए कि जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है तो एक क्या आता है, यूनिटी वाला फीचर आता है। और जब यूनिटी वाला फीचर आता है तो ये एक चीज अपने आप को विश्वास देता है कि देश के अंदर में हम अलग नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। अगर कोई समस्या आती है तो पूरा देश एक साथ है और उस समस्या से लड़ेगा। तो यूनिटी वाली जो भावना होती है, एक नेशन वाली जो भावना होती है, नेशनहुड वाली जो भावना होती है, उसको जगाने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए इस चीज क्या है, कई सारे ऐसे मुहिम स्कीम चलाई जाती हैं। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके गुजरात में शुरू किया जाएगा, विलेज इंजीनियर प्रोग्राम। प्लीज इस चीज को याद कर लीजिए, इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या करेंगे, पहुंचाना चाह रहे हैं कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में। जहां पर हम करना चाह रहे हैं, जैसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर में भी हुआ, यहां पर क्या किया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सारी कम्युनिटीज को, जैसे स्पेसिफिकली आप देखिए जो ट्राइबल यूथ है, ये ट्राइबल यूथ और स्पेसिफिकली ट्राइबल, उनके लिए काम के लिए उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उनको कैसे स्किल्स पहुंचाई जाए, उनके अंदर में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पहुंचाई जाए, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। तो उसमें से एक स्कीम ये भी है। तो ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने क्या किया, इसको लॉन्च किया, मीटिंग करी। विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम कहां पर, गुजरात के अंदर में। ये प्रोग्राम पहले कहां पर लॉन्च हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है कि ये इंश्योर करना कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो हर कम्युनिटी को। और क्या है, इसके अंदर में ट्रेनिंग किसको दी जाएगी, ट्राइबल यूथ को, उनको क्या है, स्किल्स, उनको क्या नाम है आपके रिकॉग्निशन दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे यूथ क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एम्पावर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पहले मध्य प्रदेश के अंदर में, फिर बाद में गुजरात के अंदर में क्या है, इसके अंदर में इंश्योर ये किया जा रहा है कि टारगेटेड स्किलिंग करी जाए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ट्राइबल यूथ को। ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की मीटिंग हुई है 75th। आप सभी इस चीज को आपने पढ़ा ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बहुत बड़ी मिसाल रही है, जहां पर क्या हुआ है, आपने जो कोविड से जो लड़ाई लड़ी है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल है बहुत बड़ी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या, जहां पर दो सरकारें हैं, एक यूनियन की सरकार और स्टेट की सरकार। और कोऑपरेटिव का मतलब क्या, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि लोगों की भलाई के लिए सेंटर और स्टेट आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। संविधान निर्माताओं ने तो उम्मीद यही करी थी कि हमेशा भारत के अंदर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही रहेगा। लेकिन समस्या क्या रही कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद में जैसे सरकारें बनने लगी दूसरे दूसरे राज्यों में, और सेंटर में क्या है, सरकारें अलग अलग आइडियोलॉजी की होने लगी, तो आपस में क्या होने लग गया, एक दूसरे के साथ में क्या होने लग गया, सेंटर स्टेट रिलेशन खराब होने लग गए। तो इसलिए आपको पता होगा पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, वो सारी चीजें। फिर नीति आयोग ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या कि स्टेट आपस में कंपीट कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। मान के चलिए कहीं पर एजुकेशन की बात की जा रही है कि भैया एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, किस स्टेट में अच्छा है। अब हर स्टेट अगर कोशिश करेगा तो लोगों के लिए अल्टीमेट बेनिफिट किसका है, लोगों का बेनिफिट है। और तीसरा आ गया फिर कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, जहां पर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ रहे हैं इन द सेंस ऐसे नहीं लड़ रहे, मतलब राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वोकल है एक दूसरे के अगेंस्ट में, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, सीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसा करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, प्लीज याद रखिएगा। तो अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जो कोविड के दौरान में जो हमारे देश ने एक साथ मिलकर काम किया, सेंटर और स्टेट ने जो मिलकर काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा एग्जांपल है
आने वाले समय पे ऐसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल सेट करने की हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि अभी हुआ क्या है, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो नीति आयोग क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होते हैं, ठीक है। और सीईओ इसके बाद में नियुक्त किए जाते हैं, ये सब भी याद रखिएगा। और इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल का मतलब क्या कि यूनियन मिनिस्टर यानी कि पीएम होते हैं, उसके अंदर में होम मिनिस्टर भी होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, आपके जितने भी स्टेट है उनके सीएम भी होते हैं इसके अंदर, गवर्निंग काउंसिल के अंदर में। तो मीटिंग की गई जिसके अंदर में देखिए सारे सीएम हो गए, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, यूनियन हो गए, और बाय डिफेंस मिनिस्टर भी हो गए, वो उसको मॉडरेट किया उन्होंने इसके अंदर में। तो ये क्या है, बहुत बढ़िया चीज होती है जिसके अंदर नीति आयोग के सारे लोग एक साथ बैठते हैं, पूरा एज एक नेशन हम एक साथ बैठते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज ना हो, जहां पर भारत के अंदर में क्या क्या समस्या है उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए बात की जाती है। तो नीति आयोग की बात हुई, उसके अंदर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र किया गया, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए यहाँ पर ये ले आता हूँ, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, जैसे सबसे पहला तो कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए जिससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की गई, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात की गई, और अर्बन गवर्नेंस की, इन तीनों चारों टॉपिक के ऊपर में क्या हुई, बात की गई, ठीक है। चलें नेक्स्ट, आप सभी इस चीज को जानते हैं कि आकाश एयर, आकाश एयर, ये एक नई एयरलाइंस भारत के अंदर में आ रही है। इसको क्या है, इन प्रिंसिपल क्या है, अप्रूवल मिल ही चुका है, आप सभी जानते हैं। और जो इसके क्या है फर्स्ट फ्लाइट होगी वो आपकी कहाँ से होगी, मुंबई से अहमदाबाद में होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वैसे आप सभी ने अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि वैसे एयरलाइंस किसकी है, ये आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि किसकी एयरलाइंस है। बस याद रखिएगा एयरलाइंस, प्लीज़ याद रखिएगा, आने वाले समय पे धीरे धीरे इंक्रीज होगा आकाश एयरलाइंस। अभी देखा जाए तो ये 7th शेड्यूल एयरलाइन होगी इंडिया के अंदर में, ठीक है, क्लियर। इंडिया की जो है, इंडिया की एविएशन सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बना भी हुआ है एविएशन सेक्टर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। 17,499 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, तो आज अभी एनरोल कर लीजिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। रोज सुबह 8 बजे इसकी क्लास होंगी, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। और 11,999 रुपये में, ये नहीं, ये 3 दिन के लिए ऑफर है आपके पास में। ये आपका कल से शुरू हो चुका है और 15 अगस्त तक ऑफर है। PSI और ऑप्शनल, और अगस्त क्या नाम है आपका जियोग्राफी का ऑप्शन आप ले सकते हैं। कितने में, 11,999 रुपये में। ये बहुत शानदार ऑफर है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, आप मेरे से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं PIB का सेकंड वीकली वाला सेशन लेकर आ जाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।